आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार और जोहार। झारखंड सरकार की ओर से एक झारखंड पुलिस की झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, ये परीक्षा क्या नाम झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन जेएसएससी ने जारी किया है। तो आज हम जो ये झारखंड पुलिस निकला है इसके बारे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब कब से फॉर्म भरना है, इसका मिनिमम क्राइटेरिया क्या है और कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 17/2023 और पद का क्या नाम है, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और इंग्लिश में JCCE। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट में क्या बोल रहे हैं। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 6855 दिनांक 8/12/2023 द्वारा अग्रसरित गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 5713 दिनांक 4/12/2023 द्वारा ससूचित जिला स्तरीय आरक्षी संवर्ग अंतर्गत आरक्षी की रिक्तियों के विरोध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिक से विहित पत्र में झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, यही बताया गया है कि झारखंड पुलिस का बहाली आया है। अब सेकंड वाला में आते हैं, परीक्षा शुल्क। इसमें पूरे यहाँ लिखा हुआ है भारत के नागरिकों के लिए, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों के लिए ये परीक्षा पूरे भारतवर्ष के नागरिक इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, परीक्षा शुल्क। इसमें कितना परीक्षा शुल्क रखा गया है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये है। कितना रुपया? 100 रुपये। परीक्षा शुल्क में छूट, उसमें कुछ छूट दिया गया है, जैसे कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति ST और SC के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये है। झारखंड राज्य में जितने भी ST और SC हैं उन लोग के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा भुगतान किए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं होंगे और ये रद्द किए जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल है। परीक्षा शुल्क एक बार पेमेंट करने के बाद वो रिफंड नहीं आने वाला है और यही बोला गया है कि आप परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म को रद्द किया जाएगा। अब पॉइंट 3 में बोल रहा है ये कितना, कौन सा जिला में जिलावाइज रिक्तियाँ निकाला है, कौन सा जिला में कितना पोस्ट क्रिएट किया गया। जैसे कि रांची जिला में पुरुष अनारक्षित मतलब जनरल में 6 है पुरुष और महिला में 44। अनुसूचित जनजाति ST 0 है पुरुष में और महिला में 21 है। अनुसूचित जाति दोनों में 0 है, महिला पुरुष। उसी प्रकार है आपका अति पिछड़ा वर्ग के लिए, फिर BC1 BC2 और उसके बाद दिया हुआ है जो और आगे लिखा हुआ है BC1 BC2 और आ का वो उसका मतलब हुआ EWS के लिए पुरुष में 3 महिला में 2। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के अधीन जो आदिम जनजाति आते हैं उसके लिए 1 सीट है और खेलकूद कोटा इसके लिए 2 सीट है। इसी प्रकार जितने भी जिले हैं सबका कितना पोस्ट है कौन जिला में वो दिया हुआ है। ये सब हम लोग का जो कुरमाली फ्री क्लास टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम इसका PDF डाल देंगे, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। उसी प्रकार है आपका खूंटी जिला, फिर सिमडेगा, फिर गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, पलामू, दुमका। इसी प्रकार सभी जिलावार दिया गया है कि कहाँ कहाँ कितना सीट अभी क्रिएट किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे
यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्ति में से 2% रिक्तियां आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जनजाति के योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्ति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी। इसमें साफ साफ बोला गया है कि जो आदिम जनजाति यदि उपलब्ध नहीं है तो वो वाला सीट को जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति वो वाला सीट में ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे पॉइंट 4 में क्या बोल रहे हैं, परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद के पात्रता के विषय में प्रकाशित सभी शर्तें को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी जो विज्ञापन दिया विज्ञापित पद की नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरा करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधित प्रमाण पत्र की जांच करें। पॉइंट 4 में यही बोलने की कोशिश कर रही कि जैसे कि जो खाली फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म भरने से ही यह जरूरी नहीं है कि उसका होना ही है, उसके बाद जो लास्ट में उसके प्रमाण पत्र की जांच होगा, उसके बाद सब सही रहेगा तब जाके नौकरी होगा। अब पॉइंट 5 में क्या बोल रहे हैं, कांडिका 3 में वर्णित पद का वेतनमान का यहाँ दिया हो गया है। इसमें पद का वर्गीकरण गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह ग अराजपत्रित। उसके बाद वेतनमान दिया गया है पे मैट्रिक्स लेवल। उसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शैक्षणिक स्थान से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण, मतलब जो 10 क्लास पास किया है वे भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम में है। अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरोध में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करती है तो ये आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। उसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट में खेलकूद उसके लिए दिया गया है। प्रतियोगिता का स्तर यदि झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित आधिकारिक राज्य चैंपियनशिप में उपलब्धि यदि द्वितीय या तृतीय स्थान तो सीधी नियुक्ति के पद मतलब आरक्षी में उसका सीधी नियुक्ति किया जाएगा। उसके बाद शारीरिक मापदंड इसको देखना जरूरी है। अनारक्षित एवं जो EWS अनारक्षित और EWS के लिए न्यूनतम है आपका ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर में। और ST SC के लिए मिनिमम न्यूनतम कितना 155 सेंटीमीटर और उसके लिए सीना सेंटीमीटर में 79। और BC1 और BC2 के लिए न्यूनतम हाइट ऊंचाई कितना 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर और इसके लिए सीना मतलब माप नहीं लिया जाएगा। अब पॉइंट 7 में क्या बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना मतलब किसी का घुटना मुड़ा हुआ है, मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, किसी का पैर धनुष जैसा है, समतल पैर मतलब उसका तलवा एकदम प्लेन है, स्पीच सिरा अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रोतंधी आदि ये सब यदि बीमारी रहेगा तो उस सब का नहीं होने वाला है। उसके बाद आयु सीमा में हम लोग जा रहे हैं। आयु सीमा में पद नाम इसको समझना है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु
संदर्भ तिथि 1/8/2023, मतलब 1/8/2023 को मिनिमम आपका 18 साल होना ही चाहिए। ठीक है, 1/8/2023 को मिनिमम 18 साल होना ही चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि, मतलब 1/8/2019। यदि आप पिछड़ा वर्ग है तो 1/8/2019 को 27 वर्ष से अधिक, ठीक है, 1/8/2019 को 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ गए। अब आते हैं आगे। ये लिखा हुआ है कि अनारक्षित और आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 25 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 27 वर्ष और महिला के लिए 28 वर्ष और ST SC के लिए 30 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक के लिए अतिरिक्त 5 वर्ष, मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ रहे हैं 10 में आरक्षण। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जो आरक्षण का दावा कर रहे हैं उसके लिए स्थानीय चाहिए। स्थानीय यहाँ देख लीजिएगा आप लोग कि कब कब का बना हुआ होना चाहिए। स्थानीय जाति भी है। और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के भरने हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है उसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या क्या है। पहला पॉइंट बोल रहा है आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें और विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र सूचना अंकित करें। ठीक है, इसको डाउनलोड करने बोल रहे हैं, इसका प्रोस्पेक्टस को। और इसमें बोल रहा है कि आवेदन भरने के पूर्व अपना फोटो और पूर्ण हस्ताक्षर को स्कैन प्रति अपने साथ रखें, मतलब स्कैन करके फोटो और साइन को रखना है। और पॉइंट दूसरा इसको समझना है कि आपका जैसा स्पेलिंग मैट्रिक का प्रमाण पत्र में है, सर्टिफिकेट में है, वैसा ही आप फॉर्म भरिएगा ना, सेम टू सेम डालिएगा, ये वही बोला गया है। और नाम के आगे मिस्टर, श्रीमान आदि ये सब का व्यवहार नहीं करना है। ठीक है। और जन्म तिथि आपका सर्टिफिकेट मैट्रिक का प्रमाण पत्र में जितना है उतना ही फॉर्म में आपको अंकित करना है। अब पॉइंट 12 में बोल रहा है ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना। इसको कैसे भरना है, तो इसको के लिए आपको JSSC.nic.in में जाना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JSCC 2023 में क्लिक करना है, तत्पश्चात पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फोन एवं ईमेल में पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें, क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन्हीं दोनों की आवश्यकता होगी। आपका मोबाइल नंबर में और ईमेल में दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। बोल रहा है इसको भविष्य में इसी से आप लॉगिन कर सकते हैं, इसलिए इसको अच्छा से रखना है सुरक्षित। पंजीकरण संख्या में पासवर्ड प्राप्त होते ही लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करें, सूचना अंकित करें। फिर आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने के पश्चात अगले पृष्ठ में का सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें और परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। फर्स्ट दिन आप भरिएगा ना, पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए, उसके बाद उस दिन उतना ही होगा। फिर उसके एक दिन बाद आपके लिए आपको क्या करना है, आपको करना है आपको पेमेंट करना है उसके एक दिन बाद। ठीक, और पेमेंट के परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन के बाद पुनः फिर लॉगिन करना है और फोटो और साइन आपको स्कैन करके वहाँ अपलोड कर देना है। होने से ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉइंट 13 में दिनांक 20/2/2024 से, मतलब 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन, मतलब इसमें एडिट करने का ऑप्शन दिया है कि आप 20 फरवरी 2024 से 22 तक आप उसको
मतलब कुछ गलत हुआ है तो उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, आपका नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस सब को छोड़कर आपका कुछ भी गलत हुआ है तो उसको आप एडिट करके सही कर सकते हैं। अब पॉइंट 14, ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरण को पूर्ण करने की तिथियां। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15 जनवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि तक। मतलब रजिस्ट्रेशन करना कब से कब तक है, 15 से आप शुरू हो रहा है, 15 जनवरी से, और 14 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि तक। परीक्षा शुल्क भुगतान का दिनांक 16 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि तक। आप परीक्षा शुल्क 16 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। और फोटो और साइन अपलोड करने के लिए और प्रिंट आउट लेने के लिए 18 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि तक। और कुछ गलत हो गया है तो एडिट करने के लिए 20 फरवरी 2024 से 22 फरवरी 2024। तो इसमें क्या क्या नहीं होगा, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को छोड़कर आप किसी को भी एडिट कर सकते हैं। मतलब कुछ गलत है तो उसको सही कर सकते हैं। पॉइंट 15 में बोल रहा है परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट और प्रोसीड पेमेंट क्लिक करें। एक नया पेज खुल जाएगा, उसमें टर्म एंड कंडीशन में टिक करके प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ना है। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JCC 2023 सेलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। अब पॉइंट 16, इसको समझना जरूरी है, क्या है कि परीक्षा का स्वरूप। तो 16.1 में क्या बोल रहा है, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा निम्नलिखित 3 चरण में ली जाएगी। परीक्षा कितना चरण, 3 चरण में। पहला शारीरिक दक्षता परीक्षण, दूसरा चिकित्सीय जांच, तीसरा लिखित परीक्षा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान अद्यतन यथा संशोधित एवं समय समय पर संशोधित के अनुसार अधिसूचित चयन पार्षद द्वारा अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण ली जाएगी। इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण अहर्क मतलब क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसमें कोई अंक दे नहीं होगा। चयन पार्षद शारीरिक माप एवं शारीरिक योग्यता में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को उपलब्ध कराएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो शारीरिक दक्षता है वो खाली क्वालिफाइंग नजर है, इसमें मेरिट में इसका कोई इफेक्ट नहीं करना है, लेकिन आपको पास करना है। ठीक है, इसमें खाली पास करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है, वही है। तो 60 मिनट में 10 किलोमीटर, तो 60 मिनट के जगह यदि कोई 50 मिनट में पहुंच जा रहा है 10 किलोमीटर और कोई पहुंच जा रहा है 55 मिनट में 10 किलोमीटर, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सब सेम है, क्योंकि ये खाली क्वालिफाइंग है। ठीक, ये शारीरिक दक्षता परीक्षण। सेकेंड है चिकित्सीय जांच। चिकित्सीय जांच, मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को मेधा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या से 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन चिकित्सीय जांच के लिए किया जाएगा। मतलब जितना शारीरिक दक्षता में चिकित्सीय जांच, जैसे मान लीजिए सीट है आपका 10 गो, ठीक, तो 10 गो सीट है ना, तो 10 गो में चिकित्सीय जांच 10 गो का करना है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में से 30 गो अभ्यर्थी को लेके आएगा चिकित्सीय जांच के लिए। समझे, वही वाला ये बोलना चाह रहा है कि उसका 3 गुना को हम लोग लेंगे, जितना सीट है उसका 3 गुना अभ्यर्थी को। उसके बाद है इसका ग में बोल रहा है लिखित परीक्षा। ठीक, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं चिकित्सीय जांच में सफल अभ्यर्थियों को OMR आधारित लिखित परीक्षा ली जाएगी। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता
परीक्षण में भी सफल हुए और चिकित्सीय जांच में भी सफल हुए, उन लोगों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ये OMR बेस्ड होगी और ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन है। लिखित परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यदि एक ही दिन सबका एग्जाम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि अलग अलग दिन होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा के लिए कितना पत्र? 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा के लिए 2 घंटे की अवधि होगी। 2 पत्र होगा और प्रत्येक पत्र के लिए 2 घंटे की अवधि होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब एक प्रश्न 3 अंक का होगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यदि कोई उत्तर सही है तो उसके लिए 3 अंक आपको मिलेंगे और यदि कोई गलत है तो उसके 1 अंक की कटौती की जाएगी। अब पत्र 1 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान। पत्र 1 किसका होगा? क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा ज्ञान का। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी का आप लीजिए या अंग्रेजी लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोट्ठा, नागपुरी, 5 परगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इतना में से कोई एक भाषा को आप लीजिए और उसको चुनना है। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम परिशिष्ट ना के रूप में विवरणिका के ठीक है वो दिया गया है, वो बोला गया है। मतलब यही है कि जितना भाषा है उसमें से किसी एक को आपको लेना है और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और 100 सब बहुवैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन उसका 4 ऑप्शन। अब पत्र 2 में क्या बोल रहे हैं? इस पत्र में 2 भाग होंगे। पत्र 2 में 2 भाग। भाग 1 में हिंदी भाषा संबंधित होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। प्रश्न जो पत्र 2 है उसका 2 भाग होगा। भाग 1 हिंदी भाषा और इसमें प्रश्न की संख्या 50। यह प्रश्न अनुच्छेद आधारित, जो 50 प्रश्न हिंदी के रहेंगे ना उसमें अनुच्छेद, फिर हिंदी व्याकरण, फिर मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ और वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। क्या क्या होगा इसमें? होगा आपका अनुच्छेद, फिर हिंदी व्याकरण, फिर मुहावरे, लोकोक्ति और वाक्य शुद्धिकरण। और भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान के, 25 प्रश्न भाग 2 में 25 प्रश्न सामान्य ज्ञान, 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के रहेंगे से संबंधित होंगे। परीक्षा अवधि 2 घंटे, कुल अंक 300। एक क्वेश्चन कितना नंबर का? 3 नंबर का। टोटल क्वेश्चन कितना? 100, तो टोटल नंबर 300 नंबर का होगा। और इसमें से 50 क्वेश्चन हिंदी के खाली, और उसके बाद जो अलग से जो 50 बचा उसमें से 50 सामान्य ज्ञान के और 50 न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स के रहेंगे। सभी पत्र की परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पिक उत्तर आधारित होंगे। मतलब एक क्वेश्चन रहेगा उसका 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको एक मारना है। और इसमें भी एक जो क्वेश्चन आप सही मारिएगा उसका 3 अंक मिलेगा और जिसमें गलत होगा उसमें 1 अंक की प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण। मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने का माप जांच किया जाएगा। खाली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप है, ठीक। अभ्यर्थियों का शारीरिक माप विवरणिका का कांडिका 6 के अनुरूप होगी, ठीक है, उसको देख लेंगे। अभी पहले दौड़। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट मतलब 1 घंटा में 10 किलोमीटर पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट, आधा घंटा में 5 किलोमीटर। उसके बाद चिकित्सीय जांच। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय जांच जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उसके द्वारा गठित चिकित्सीय परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है, अन्यथा चयन हेतु मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
चिकित्सीय जांच होगा, पहले आप शारीरिक दक्षता मतलब दौड़ क्लियर कर लिए, उसके बाद चिकित्सीय जांच होगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्णय। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत विवरणिका की कांडिका दिया गया है। 16.3 के टिप्पणी के अधीन प्रश्न पत्र 1 और 2 के विषय का प्राप्तांक या नॉर्मलाइजेशन प्राप्तांक या योगफल के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिलाकर मेधा सूची, मतलब दोनों को मिलाकर मेधा सूची तैयार की जाएगी। और मेधा सूची में अधिक उम्मीदवार, एक से अधिक उम्मीदवार का प्राप्तांक समान रहने पर मेधा सूची में निर्धारित उम्मीदवार का जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब यदि किसी का नंबर सेम आ गया, मान लीजिए किसी का नंबर सेम आ रहा है, तो उसके लिए जिसका जन्म तिथि पहले होगा उसको फर्स्ट, मतलब उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवार का प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी का जन्म तिथि भी और प्राप्तांक भी दोनों समान है, तो उसका 10वीं का कितना नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसको प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब 10वीं में जिसका ज़्यादा नंबर है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची के समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरोध में की जाएगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस संबंध में राज्य सरकार में प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसमें बोल रहा है कि अनारक्षित पद के लिए, मतलब जो जनरल पद है उसके लिए मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पद के विरोध में की जाएगी। मतलब कोई BC1 है मान लीजिए और वो नंबर लेके आ रहा है जितना आपका कटअप गया है UR का, तो बोल रहा है कि इसमें उसको UR में जाने का प्रावधान है। मतलब UR में जो सीट है जनरल में उसमें वो जा सकते हैं। अब 4th पॉइंट में बोल रहा है मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना, अंक प्राप्त करना आवश्यक है। जो पत्र 1 है उसमें 30% अंक प्राप्त करना एकदम आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों का प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा तथा प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब पत्र 1 में आपको 30% अंक लाना एकदम अनिवार्य है, तब प्रश्न पत्र 2 उसका मूल्यांकन किया जाएगा। प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची में निम्न हेतु निम्न रूपेण की जाएगी। देखिए, आप प्रश्न पत्र 1 जो भाषा बताया गया था, हिंदी, अंग्रेजी हो, मुंडारी, खड़िया, कुरमाली, उसमें मान लीजिए आप 30% लाए तो आप पास हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसके लिए 0 अंक है। और 31 से 40% लेके आते हैं तो उसके लिए एक पॉइंट मिलेगा, 1 अंक। 41 से 50 2 अंक, 51 से 60 3 अंक, 61 से 70 4 अंक, 71 से 80 5 अंक, 81 से 90 6 अंक और 91 से 100% 7 अंक। तो इसमें आपको जानना जरूरी है, इसीलिए जो पत्र 1 है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें आप लोग। अब मेधा सूची के गठन की अधिमान्यता। लिखित परीक्षा में उपयुक्त उपकांडिका में निर्धारित अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में स्नातक अथवा डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उन्हें आरक्षित पद के लिए यह रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से यदि कोई स्नातक या डिप्लोमा किए हैं तो उसके लिए अलग से पॉइंट मिलेगा। जैसे
पास क्लास, उसके लिए 4, सेकंड क्लास उसके लिए 6, उसके बाद फर्स्ट क्लास के लिए 8, डिस्टिंक्शन के लिए 10। ये आपका रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय से यदि आप डिप्लोमा या डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि उत्तीर्ण किए हैं तब उसके लिए। अब परीक्षा के दोनों पत्रों में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनारक्षित 40%, मतलब आपको दोनों में मिलाकर 40% अंक लाना जरूरी है। उसके बाद जो ST SC के लिए 32%, 32%। उसके बाद BC1 के लिए 34%। उसके बाद BC2 36.5, आदिम जनजाति के लिए 30%, और EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इसके लिए 40%। इतना आपको अंक लाना जरूरी है। उसके बाद अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन, उसके बाद आपका नियुक्ति, ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं। हम लोग इसको आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र या उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा। मतलब कौन कौन से अवस्था में उम्मीदवारी या आवेदन पत्र रद्द किया जाएगा इसको देखना है। पहला, अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना। शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना, निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना, आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं करना, उसके बाद आगे इस सब में फॉर्मेट दिया गया है कि किस तरह से आपका स्थानीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, किस तरह से जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इस सब के बारे। अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हिंदी विषय में क्या क्या पढ़ना है सब दिया गया है। उसी तरह से कुरमाली, तो कुरमाली को हम लोग देखते हैं क्या कि इसी कुरमाली के सभी जितना सिलेबस में है सब हम लोग के चैनल में सब वीडियो इसके अपलोड हो जाएंगे। तो विषय कुरमाली के लिए फर्स्ट व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय और वाक्य की शुद्धिकरण, इतना क्या पढ़ना है व्याकरण में। उसी तरह शिष्ट साहित्य में कुरमाली साहित्य के सभी पाठ्यांश, शिष्ट साहित्य में कुरमाली साहित्य के सभी पाठ्यांश जैसे कहानी, गीत, कविता। फिर लोक साहित्य में कुरमाली लोक कथा। उसके बाद लोकगीत में आएगा आपका करम गीत, बिहा गीत, डमकज, बांधना। फिर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ। उसके बाद कुरमाली साहित्य के सामान्य परिचय, मतलब लोकगीत पढ़ना है। उसके बाद झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, फिर कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ, और कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय। इतना इस सिलेबस है किसका, जो पत्र 1 जो 100 क्वेश्चन रहेगा 300 नंबर का, उसके लिए कुरमाली का सिलेबस है। उसी तरह हो का दिया है, खोटा का दिया गया है, खड़िया का, 5 परगनिया का, संथाली भाषा, संस्कृत, नागपुरी, मुंडारी, कुड़ुक, उड़िया। उसी तरह इंग्लिश का दिया गया है। फिर आपका बंगाली, सब लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है किस तरह। तो आप डेट को याद रखिएगा कब से कब भरना है, और जो छात्र इसके लिए एलिजिबल हैं सब इसका फॉर्म भरिए। और ध्यान से आप लोग, यदि आप पत्र 1 में कुरमाली विषय को चुनते हैं तो उसके जितने सिलेबस हैं उसका सभी वीडियो हमारे जो चैनल है कुरमाली फ्री क्लास उसमें सभी अपलोड हो जाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब समझ गए होंगे कि कब से कब भरना है और कैसे कैसे भरना है। सभी को
पुनः एक बार जोहार, नमस्कार।